समंदर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका है। समंदर में खड़ी 150 से ज्यादा कार्गो शिप्स शॉर्टकट के चक्कर में पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और हर एक शिप पनामा कैनाल से गुजरने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। लेकिन फिर भी अथॉरिटीज शिप्स को गुजरने की परमिशन नहीं दे रही। कैनाल में ना ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनाल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार पनामा कैनाल जिस पर पूरी दुनिया को गर्व था, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बड़ा वरदान था। इसका निर्माण होने से पहले किसी भी जहाज को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था, जो न सिर्फ बहुत लंबा रास्ता था बल्कि खतरनाक भी था। तूफानी कैप हॉर्न के आसपास का समुद्र सदियों से जहाज के लिए एक वास्तविक कब्रिस्तान जैसा था। हजारों नाविक वहां मर गए और ना जाने कितने जहाज गायब हो गए। लेकिन पनामा नहर बनने के बाद इस यात्रा की दूरी ना सिर्फ 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा कम हो गई, बल्कि पैसे और समय की भी काफी बचत होने लगी। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से इस मार्ग पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। हर बार जब नहर को खोला जाता है तो लाखों लीटर ताज़ा पानी समुद्र में बह जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि नहर में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। फिर इसकी भरपाई के लिए दूसरे स्रोतों से पानी पहुंचाया जाता है। अब यहाँ के निवासी, संरक्षणवादी और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मध्य अमेरिका में वर्षा में कमी आ रही है, जिससे नहर में पानी कम हो रहा है। अगर नहर से बहने वाले ताजे पानी की भरपाई के लिए पानी ना भरा जाए तो बड़े जहाजों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। पनामा नहर में इतना ज्यादा ताजा पानी इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जहाज को करीब 1 दर्जन अवरोधों को पार करके जाना होता है और इसके लिए उन्हें 26 मीटर तक ऊपर और नीचे जाना पड़ता है। कंसल्टिंग फर्म एवर स्ट्रीम इंटरनेशनल फर्म्स के लिए सप्लाई चेन्स को मॉनिटर करती है और उनका मूल्यांकन करती है। इसके मुताबिक एक जहाज के नहर से गुजरने पर करीब 20 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है। नहर के ऑपरेशन की जिम्मेदारी पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास है। अथॉरिटी ने हाल के महीनों में कुछ कड़े ड्राफ्ट प्रतिबंध जारी किए हैं। किसी जहाज का ड्राफ्ट वाटरलाइन और जहाज के तल के बीच की दूरी को कहते हैं। इसी ड्राफ्ट के मापन से तय होता है कि किसी जहाज को सुरक्षित गुजारने में कितने पानी की जरूरत होगी। यदि किसी जहाज में बहुत भारी सामान लदा होगा तो ये पानी में अंदर तक डूबा होगा और उसका ड्रिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। नहर के लिए सामान्य ऑपरेटिंग ड्राफ्ट 15.24 मीटर है। मई की शुरुआत में अधिकारियों ने न्यू पैनेमैक्स लॉक्स के लिए ड्राफ्ट एडजस्टमेंट एडवाइजरी जारी की थी। न्यू पैनेमैक्स लॉक्स एक ऐसा टर्म है जो अनुमानित जल स्तर के आधार पर नहर से गुजरने वाले सबसे बड़े जहाज की आकार सीमा को निर्धारित करता है। 24 मई से इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद नहर से गुजरने वाले सबसे बड़े जहाजों को भी अपने ड्राफ्ट को 13.56 मीटर तक सीमित करना पड़ा। करीब एक सप्ताह बाद यानी 30 मई को इसे फिर से कम करके 13.4 मीटर कर दिया गया। एवर स्ट्रीम के विश्लेषकों को लगता है कि स्थिति तब भी सुधरने वाली नहीं है। वास्तव में जहाज के माध्यम से होने वाले व्यापार के लिए स्थितियां अभी और खराब हो सकती हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित शिपिंग कंपनी हैपांग लॉयड और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के ड्राफ्ट को कम रखने के लिए कम कंटेनरों को लादना शुरू कर दिया है। इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हैपांग लॉयड जून महीने से पनामा नहर से गुजरने वाले सामान पर प्रति कंटेनर $500 की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाने जा रही है। व्यापारिक मामलों के जानकारों को डर है कि कहीं इस तरह की कार्यवाही से सप्लाई चेन बाधित न हो जाए और ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय बढ़ ना जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का 90% महासागरों के जरिए होता है और हाल के वर्षों में इसमें लचीलापन भी देखने को मिला है। हाल के सालों में जहाजों की भीड़, बंदरगाहों के बंद होने और लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन में काफी सुधार हुआ है।
यूरोप में भी हाल के वर्षों में निम्न जल स्तर ने अधिकारियों को परेशानी में डाल रखा है। पिछली गर्मी में राइन नदी में कई जगहों पर जल स्तर में रिकॉर्ड कमी देखी गई। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख अंतर्देशीय शिपिंग मार्ग है। इसकी वजह से शिपिंग और फैक्ट्रियों को जाने वाले सामानों की सप्लाई बाधित हुई। इसके अलावा पेट्रोल और हीटिंग ऑयल की कमी में भी वृद्धि हुई। आल्प्स पर बर्फ की कमी की वजह से इस साल भी कुछ ऐसी ही स्थिति की आशंका जताई जा रही है। समुद्री नेविगेशन अथॉरिटीज कुछ जगहों पर राइन को गहरा करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा एक और योजना है जो थोड़ी खर्चीली है। नदी पर कुछ बांध बनाए जाएंगे जिससे नदी के कुछ हिस्सों में जल स्तर को बढ़ाने या बनाए रखने में मदद मिल सकेगी। पनामा नहर के लिए कुछ अन्य समाधानों पर विचार किया जा रहा है। इनमें पानी की बचत करने वाली नहरें शामिल है, जिनके जरिए बेसिन्स में पानी को इकट्ठा किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए नहर के पास अन्य जल स्रोतों के विकास और उनके दोहन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। साथ ही जलाशयों और खारे पानी का शुद्धिकरण करने वाले संयंत्रों के निर्माण पर भी विचार हो रहा है। अगर ये सभी उपाय बहुत धीरे धीरे आते हैं और नहर के जरिए परिवहन महंगा साबित होने लगता है तो क्या यूरोप को स्वेज नहर के बंद होने जैसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्मन समुद्री व्यापार का सिर्फ 2% अमेरिकन महाद्वीप के प्रशांत तट से होता है। अमेरिका के पूर्वी तट से समुद्री संपर्क और पड़ोसी यूरोपीय देशों के साथ सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार इनमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। पनामा नहर के लिए जब तक दीर्घकालीन समाधान नहीं मिल जाता, अर्थशास्त्रियों को लगता है कि मध्य अमेरिका में पानी की कमी को दूर करने के लिए दूसरे रास्ते भी खोजने चाहिए। लोड कम करना निश्चित तौर पर शिपिंग कंपनियों के लिए ये सबसे आसान रास्ता है। साथ ही छोटे जहाजों का इस्तेमाल भी संभव है। हालांकि पनामा नहर से होते हुए एशिया और अमेरिका के पूर्वी तट के रास्ते को थोड़ा बदलकर सुएज नहर के रास्ते ले जाया जा सकता है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच रास्तों के विकल्प कम हैं, लेकिन इन सभी विकल्पों पर एक साथ करने के साथ साथ अमेरिका के भीतर हवाई और सड़कों के यातायात को बढ़ाकर बेहतर रास्ते निकाले जा सकते हैं। मध्य अमेरिकी देश पनामा को लोग आमतौर से वहाँ के माफिया गिरोह या फिर ड्रग की तस्करी के लिए भी जानते हैं, लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि इस देश में मजबूत वामपंथी आंदोलन भी रहा है। क्यूबा के बाद लैटिन अमेरिका में यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे शक्तिशाली थी और उसने लंबे समय तक सशक्त संघर्ष भी चलाया था। पिछले दिनों पनामा एक बार फिर चर्चा में रहा जब यहाँ की जनता ने उन खुले गड्ढे वाली तांबे की खान के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया, जिसके कारण वहाँ पर लंबे समय से पर्यावरण का विनाश और भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा था। सड़क पर खड़े किए गए अवरोधों के कारण गैस और प्रोपेन ईंधन की कमी हो गई है। कई सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हो गई हैं। रेस्टोरेंट और होटल भी खाली रहे। लेकिन 28 नवंबर 2023 को पनामा में प्रदर्शनकारियों को खबर मिली कि पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि व्यापक पर्यावरण विरोध का केंद्र बिंदु रही कनाडाई तांबे की खदान कोबरे पनामा के लिए 20 साल की रियासत असंवैधानिक है। और ये भी पता चला कि पनामा के राष्ट्रपति ने कहा है कि खदान को बंद करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। खबर सुनते ही लोग सड़कों पर निकल आए। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सड़क पर डांस किया। उन्होंने लाल, सफेद और नीला पनामा का झंडा लहराया और राष्ट्रीय गान गाया। कनाडा के फर्स्ट क्वार्टर मिनरल्स की स्थानीय सहायक कंपनी मिनेरा पनामा, जो पनामा में खदान का संचालन करती है, ने एक बयान में कहा कि कोबरे पनामा अदालत के फैसले को स्वीकार करता है। कोबरे पनामा के नाम से जानी जाने वाली ये खदान 2019 से उत्पादन में थी और प्रति वर्ष 3 लाख टन तांबा निकाल रही थी। ये देश के जीडीपी का लगभग 5% और पनामा निर्यात का 75% प्रतिनिधित्व करता है। खनन क्षेत्र पनामा के जीडीपी में लगभग 7% का योगदान है, जिसमें कोबरे पनामा देश की सबसे महत्वपूर्ण खदान रही। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोबरे पनामा देश के पर्यावरण के लिए एक आपदा है और इससे जंगली तटीय क्षेत्र को नुकसान होगा और विशेष रूप से जल आपूर्ति को खतरा होगा। साथ ही एक विदेशी निगम को दिया गया तोहफा है, जिसे की जनता ने देश की संप्रभुता पर हमला करार दिया। संप्रभुता का ये प्रश्न पनामा वासियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने पनामा नहर क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी 20वीं सदी में एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी ओपन पिट खदान को पिछले साल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जब सरकार और फर्स्ट क्वांटम के बीच सरकार द्वारा वांछित भुगतान पर बातचीत टूट गई थी। लेकिन मार्च 2023 में पनामा की विधायिका फर्स्ट क्वांटम के साथ एक समझौते पर पहुंची, जिससे मिनेरा पनामा कम से कम
20 और वर्षों तक विशाल तांबे की खदान का संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई। इसे 20 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाया गया। पनामा के राष्ट्रपति कॉर्टिजो ने कुछ घंटों में ही इस पर हस्ताक्षर कर अनुबंध को अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे सहायक कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए राजधानी के पश्चिम में अटलांटिक तट पर एक जैव विविधता वाले जंगल में खदान का संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई। राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल ने नए अनुबंध की सराहना करते हुए कहा था कि इससे राज्य और पनामा की जनता को अप्रत्याशित लाभ होगा, लेकिन देश की जनता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति, उनका मंत्रिमंडल और कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी अनुबंध से सहमत और संतुष्ट नहीं कर पाए। खदान पर विवाद के कारण हाल के वर्षों में पनामा में सबसे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें खदान के बिजली संयंत्र की नाकाबंदी भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने पैन अमेरिकन राजमार्ग के कुछ हिस्सों को भी अवरुद्ध कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।